गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 उठो धरा के अमर सपूतों और साथ में सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के हमने देखा था। तो उठो धरा के अमर सपूतों में हमने देखा था कि नए युग का आह्वान करना है, क्योंकि गुलामी की रात बीत चुकी है और आज़ादी हमें मिल चुकी है और आज़ादी के बाद हमारे देश का नवनिर्माण करना है। इसीलिए हमारे जो नवयुवक हैं उनको अपनी आलस्य और नींद छोड़कर हमारे देश का नया निर्माण करने के लिए कवि ने कहा है। और बाद में हमने देखा था सवाल बाल मन के और जवाब डॉक्टर कलाम के। सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। और साहित्य प्रकार है साक्षात्कार। तो सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। तो उसमें हमने देखा था सबसे पहला क्वेश्चन स्टैंडर्ड 5 में से आया था और कहा था कि आपकी बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुनाइए। तब डॉक्टर कलाम ने अपनी 5वीं कक्षा के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में बताया था कि पक्षी किस तरह से उड़ते हैं वो दिखाने के लिए वो रामेश्वर तट पर ले जाते हैं और वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। और उसी समय उस घटना के बाद डॉक्टर कलाम को साइंस में पढ़ने का मन में निर्णय कर लिया था। दूसरा क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड 5 में से यह था कि बचपन में हमें किस भाषा में प्रमुखता देनी चाहिए। तो उस पर अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि मैंने खुद माध्यमिक माने सेकेंडरी तक अपनी मातृभाषा में अभ्यास किया था। कॉलेज और उसके बाद की पढ़ाई मैंने अंग्रेजी माध्यम में की, लेकिन बचपन में तो अपनी मातृभाषा में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा से ही अपने विचारों अपने ख्यालों के बारे में बच्चे बता सकते हैं और वो अपनी मातृभाषा में ही वो बड़ी अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मातृभाषा का चुनाव करते हुए उन्होंने मातृभाषा का महत्व ज़्यादा दिखाया है। लेकिन ये भी कहा है कि अंग्रेजी जैसी भाषा आनी चाहिए, क्योंकि वो यूनिवर्सल है। किसी भी देश में जाओ वहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है, तो अंग्रेजी के कारण सभी देशों के बीच में बातचीत करने के कारण हमें अंग्रेजी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था 3rd स्टैंडर्ड का, दूसरा 5 स्टैंडर्ड का, ये भी 5 स्टैंडर्ड का, कि यदि हमें आपकी तरह बनना हो तो हम किस तरह से बनेंगे। तो उसके उत्तर में अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि यदि आपको मेरे जैसे बनना है तो आपको युवा होते ही आपका गोल, आपको जो बनना है
जो लक्ष्य निर्धारित करना होता है वो आपका लक्ष्य आपको निर्धारित करना होगा। फिर उस लक्ष्य के पीछे आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप उस लक्ष्य तक वो लक्ष्य हासिल ना कर ले तब तक आपको उसके पीछे लगे रहना चाहिए, चाहे कोई भी मुसीबत आए, लेकिन आपको उसके पीछे लगना चाहिए और उस लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। तो उसमें भी आपको मुश्किलों का सामना करने की भी महारत हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे सामने कई बार इतने प्रश्न आ जाते हैं कि उससे हम हमारे लक्ष्य से अडिग नहीं रह पाते, उससे चलित हम हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि आपको अपने लक्ष्य से चलित नहीं होना है। फिर क्वेश्चन आया स्टैंडर्ड 7 से, वो कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना आज हमें करना पड़ता है। तभी अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि ईयर 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना और 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान लाना, ये सबसे बड़ी मुश्किल हमें आज दिखाई दे रही है। फिर स्टैंडर्ड 7 का ही एक क्वेश्चन आता है कि आपकी दृष्टि से साहस की परिभाषा क्या है। तब अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि से साहस अपनी मौत की परवाह करे बिना जो आफत मुश्किल में है उसकी मदद करना, वही हमारे सब के लिए साहस है। फिर स्टैंडर्ड 8, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। तो तभी अब्दुल कलाम कहते हैं कि आप मूलतः भारतीय होने पर ही आपको गर्व होना चाहिए और उनकी हमारी संस्कृति को विकसित करना ही हमारे लिए गर्व की बात है। और आप एक अलग प्रकार से भारत से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आपको उस बात का गर्व या माने गौरव होना चाहिए। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं, स्टैंडर्ड 10, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर, कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे परिवारों में से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है। तभी अब्दुल कलाम जी कहते हैं किसान, मजदूर और कलाकार देश का अभिन्न अंग है और उसको सभी समान उनका होद्दा माना जाता है, लेकिन आपको यह करना है कि आपको आपके कार्य क्षेत्र में विकास बढ़ाना है, उन्नति लानी है। फिर लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इससे संभव होने देगी। तभी अब्दुल कलाम जी कहते हैं विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार पर्याप्त के अवसर सुलभ करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या में उद्योग धंधे विकसित स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार की प्रचुर अवसर पैदा हो सके। तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो अब आगे चलते हैं। अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल, बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 ईयर्स से कम आयु की हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को
2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवा के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या पॉपुलेशन अभी 1 अरब से ज़्यादा हो गई है, तो उसमें 24 करोड़ लोग जो है वो 25 ईयर्स के नीचे के लोग हैं, माने कि यंगस्टर है। अगर यंगस्टर जितना काम कर सकते हैं उतने बूढ़े नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास पूरा प्लान रेडी है और उसमें भी यंगस्टर हमारे बहुत काम आएंगे। इसीलिए अगर हम 54 करोड़ युवाओं की जो शक्ति है, विचार शक्ति है, हम एक कर दें तो हमारे पास निश्चय ही 2020 तक एक विकसित भारत हासिल हो जाएगा। प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर अधिक आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? डॉक्टर कलाम। स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से ही इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बच्चे ने ऐसा पूछा है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बड़े बड़े स्वप्न देखते हैं, लेकिन आर्थिक समस्या, पैसे की वजह से और अन्य समस्याओं के कारण वो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते हैं। तो उसमें वो कैसे प्राप्त करें अपना लक्ष्य? तब अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि स्कूल में अच्छी पढ़ाई करने पर, अच्छे मार्क्स लाने पर स्कॉलरशिप मिलती है और फर्दर स्टडी के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए बैंक से लोन लिया जाता है। जो लोन हमें हमारी पढ़ाई खत्म होने पर, जब हमें लोन में जॉब मिल जाती है, तब हमें उसकी किस्तें अदायगी करनी होती है। तो जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही रहती है, पर उस बाधाओं का सामना करना ही हमारे लक्ष्य को हासिल करने की सबसे बड़ी चाबी है। तो उसके लिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा और उत्कृष्ट कार्यों से ही हम उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। विघ्न और बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। विघ्न तो आते ही रहेगी, लेकिन हम डटकर उनका सामना करें तो कोई भी मुश्किलियाँ आए तो हम उसका सामना कर सकते हैं। प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? डॉक्टर कलाम। जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। तो यहाँ पे
कह रहे हैं कि जो पॉलिटिशियंस है उसका क्या रोल होगा 2020 में। तो अब्दुल कलाम कहते हैं कि जिम्मेदार पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो आगे की सोच रखते हैं कि आगे हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, और इसी सिद्धांत के कारण गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना से हमें अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाई थी। तो ऐसे ही हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उसे भी उनके कठिन परिश्रम, पारदर्शिता और उत्कृष्टता से कार्य जो करते हैं उसको दिखाना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, तभी हमारा देश विकसित बन सकेगा। और जो हमारे साथ गरीबी की रेखा के नीचे रह रहा है उनके उत्थान के लिए, कि उनके अच्छे के लिए जो कार्य करेंगे, कार्य करना पड़ेगा, उनके अच्छे के लिए भी कार्य करने पड़ेंगे। प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुब्बी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? डॉक्टर कलाम, विजन 2020 में सुरक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेना में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त हैं। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिला उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। तो यहाँ पे विजन 2020 में प्रयोग, एक्सपेरिमेंट जो करते हैं विकास के विचार पर, तो उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा भी एक अभिन्न अंग है। उसमें भी महिलाओं का स्थान पुरुष के समान ही रखा है। तीनों क्षेत्रों में, एयर, नेवल और आर्मी, तीनों में समान रूप से स्त्रियों की भर्तियां की गई है। जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। एक बच्चा पूछता है कि अतिथि विशिष्ट के लिए जो प्रयोजन किए जाते हैं उस खर्च पर रोक नहीं लगाई जा सकती? अब्दुल कलाम कहते हैं कि तुमने इस मंच पर पहले बड़ी चेयर देखी होगी, अब नहीं है। तो इसी तरह भविष्य में भी ऐसे जो चीफ गेस्ट बन के आते हैं उनके लिए कोई खर्च नहीं किया जाएगा। कौन सी मान्यता जनसंख्या वृद्धि कौन सी मान्यता जनसंख्या वृद्धि को
रोकने में सहायक है। कौन सी मान्यता जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक है? अब आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर नंबर 6 से पहले हमें पुनरावर्तन एक बार रिपीट कर जाते हैं कि इन शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखिए। तो उसमें मैं आंसर ही डायरेक्ट बोलती हूँ। आकार, गुरु, थोड़ा, निशा, पेट, फल, राष्ट्रभाषा, समीक्षा, सूर्य। इन शब्दों को लिंग परिवर्तन कर वाक्य में प्रयोग कीजिए। युवक, युवती, वृक्ष के नीचे एक युवती खड़ी थी। पंडित, पंडिताइन, हम पंडिताइन से मिलने उनके घर गए। छात्र, छात्राएं, हमारी शाला में कई सारी छात्राएं पढ़ती हैं। अध्यापक, अध्यापिका, हमारी अध्यापिका हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती हैं। डॉक्टर, डॉक्टरनी, वो डॉक्टरनी हमारे गांव में आती है। माली, मालिन, मालिन सुंदर मालाएं बनाती है। निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मूर्ति, मूर्तियाँ, मंदिर में सुंदर मूर्तियाँ बन रही थी। दिशा, दिशाएं, सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। कहानी, कहानियाँ, बच्चों को कहानियाँ सुनना बेहद पसंद है। गमला, गमले, बगीचे में फूलों के गमले रखे गए हैं। नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ते हुए नए शब्द बनाइए। वी प्लस ज्ञान, विज्ञान। मानव प्लस ता, मानवता। वी प्लस मुख, विमुख। गैर प्लस हाजिर, गैर हाजिर। समाज प्लस इक, सामाजिक। कुल प्लस इन, कुलीन। अ प्लस हिंसा, अहिंसा। शान प्लस दार, शानदार। तो यहाँ तक हमने पुनरावर्तन एक के बारे में पढ़ लिया। तो अब हमें आगे बढ़ते हैं और हम चैप्टर नंबर 6 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम देख लेंगे चैप्टर नंबर 7 जो है सोच अपनी अपनी। सोच अपनी अपनी। साहित्य प्रकार है वाद विवाद।
वाद विवाद मतलब डिबेट। वाद विवाद मतलब डिबेट। आप क्लास में भी डिबेट करते रहते हैं, कहीं डिबेट कंपटीशन भी होती है। तो यहाँ पे हमको चैप्टर दिया गया है सोच अपनी अपनी, माने कि अपनी आपको अपनी सोच पर से बताना है कि आपके हिस्से में जो आया है वो सही है या गलत। वाद विवाद माने डिबेट। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति को ही वाद विवाद है। वाद विवाद किसे कहेंगे? वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में और कुछ विद्यार्थी उस विषय के विपक्ष में बोलते हैं। उसमें अपने तर्क वितर्क इकट्ठा करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखते हैं तो दूसरा वक्ता विषय में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। तो यहाँ पे हमें दो चित्र दिए गए हैं, उस पर हमें वाद विवाद करना है। तो सबसे पहले नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद कीजिए। तो जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उस क्वेश्चन पर आपको वाद विवाद करना होता है। दोनों चित्रों में क्या अंतर है? तो देखो दोनों चित्रों में क्या अंतर है। एक में बड़े पेड़ पौधे हैं, कच्चे मकान हैं, तालाब में लोग नहा रहे हैं और वहाँ से पानी भर के जा रहे हैं। दूसरी ओर काम के लिए जा रहे हैं लोग, पक्की सड़कें हैं और मोटर है, पक्की सड़कें हैं, पक्के मकान हैं, पेड़ पौधे कम हैं। तो यहाँ पे दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का है और दूसरा शहर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे रास्ते हैं, लोग मामूली से कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ा शांत वातावरण है। नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़क है, पक्के मकान हैं, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों का शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में हैं। गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? गांव के जीवन में सादगी होती है, सरलता होती है, किसी तरह से बनावट और तड़क भड़क नहीं होता है। लोग शांति से अपना अपना कार्य करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं और वे अपने खेतों में उगाया अनाज खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। नगर के जीवन में बहुत तड़क भड़क होती है, लोग पक्के मकान में रहते हैं, लोग आधुनिक फैशनेबल कपड़े पहनते हैं,
वे नल का पानी पीते हैं, बाजार से अनाज लाकर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का शोर होता है। दुकान, बैंक और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती है। लोगों का जीवन प्रकृति से दूर होता है। जब कभी हमें प्रकृति के नज़दीक जाना होता है तो हम अपने फार्म हाउस पर चले जाते हैं। नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील हैं। नगर में अच्छे स्कूल, कॉलेज होते हैं। इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में हैं, उतने गांव में नहीं हैं। इसीलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। क्या तालाब का पानी पीने लायक है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? तालाब का जल पीने योग्य नहीं है। तालाब चारों ओर से बंद होता है। उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं, जानवर को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को प्रदूषित करती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पैसिच आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां हो सकती है। तो इसलिए तालाब का पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नीचे दिए गए मुद्दे पर आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के ऊपर पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। तो विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? कलम लिखने के लिए काम आती है, तलवार युद्ध के लिए काम आती है। कलम से दिमाग की शक्ति जुड़ी हुई है, तलवार से हमारी शारीरिक बल जुड़ा हुआ होता है। कलम कविता, कहानियाँ, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है। तलवार गला काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख समृद्धि, सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों के दिल को जीतती है और बुरों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर, कबीरदास आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। कमल कई सिंहासन पलट दिए हैं। फ्रांस के राज्य क्रांति रूसो, वालियत की कलम की ताकत से ही जुड़ी थी। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है। इसीलिए मेरे विचार से तलवार से अपेक्षा कलम अधिक ताकतवर या शक्तिशाली है। अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है?
वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। पृथ्वी जैसे ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इससे साथ धूल मिट्टी के परत हो, ऐसी चट्टान हो जिसमें पृथ्वी ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। रेखा खींचकर सही जोड़े मिलाइए। 424 प्रकाश वर्ष पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी, 1.6 करोड़ वर्ष नए ग्रह की उम्र, 10 करोड़ वर्ष पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। स्पिट्जर स्पेस नासा का टेलीस्कोप, कैरी सिस्से वैज्ञानिक। देश की उन्नति, विकास, रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहते हो? किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र लिखिए। बहुत दिनों के बाद तुम्हारा पत्र आया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलने पर तुम्हें ढेर सारी बधाइयाँ। पत्र में तुम्हें पूछा है कि किसान या सैनिक बनने के बारे में तुम्हारी पसंद क्या है? बड़ा टेढ़ा सवाल है क्योंकि हमारे देश में किसान और सैनिक दोनों का महत्व है। यदि जवान राष्ट्र की रक्षा करता है तो किसान हमारा अन्नदाता है। फिर भी तो मैं किसान बनना ही पसंद करूंगा। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हम आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोग 2 वक्त की रोटी नहीं मिल सकती है। अनाज महंगा है, दालें महंगी है, मसाले महंगे हैं, तेल भी महंगा है। ये चीज़ें सबको सुलभ नहीं हैं। देश में लाखों बच्चे कुपोषण का शिकार है क्योंकि उनकी ज़रूरी पौष्टिक आहार नहीं मिल सकता है। इस खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए और कृषि विकास के लिए मुझे किसान बनना पसंद है। खेतों में अनाज, दालें, सब्जियां आदि भरपूर पैदा होगी तो सबको सुलभ होगी। देश के जवानों को भी खाद्य पदार्थों की पूर्ति करनी पड़ती है। इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में भी किसान बनना ही पसंद करूंगा। तो इस पत्र के उत्तर में तुम अपनी पसंद के बारे में ज़रूर बताना। शेष सब कुशल है। फिर स्वाध्याय, उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। भिन्न विभिन्न, तो देश विदेश, पक्का अधपक्का, गम दुर्गम, योग प्रयोग, जीव निर्जीव, बल निर्बल, समझ गैर समझ, सुविधा असुविधा, वांछित अवांछित। उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द का पुनर्निर्माण कीजिए। विदेश विदेशी, प्रकृति प्राकृतिक, पुत्र पुत्री, लापरवाह लापरवाही, चंचल चंचलता, यंत्र यांत्रिक, मानव मानवता, हंसी। तो इसमें हमने अव्यय भी देखे थे कि किस प्रकार अव्यय काम करते हैं, कि जिन पदों के रूप लिंग, वचन, काल या कारक के कारण नहीं बदलते, अर्थात जो सदैव एक समान बने रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। जिनमें व्यय न हो अर्थात विकार या परिवर्तन न हो, उसे अविकारी पद कहा जाता है अथवा अव्यय कहा जाता है। तो आज हमने देखा डॉक्टर सवाल बालमन के डॉक्टर जवाब के। उसमें हमने देखा कि किस प्रकार बड़ी सरलता से प्रश्न पूछे जाने पर बड़ी सरलता से डॉक्टर कलाम उनके आंसर देते थे। और बाद में हमने देखा सोच अपनी अपनी, उसमें हमने डिबेट
करनी होती है, जिसमें यहाँ पे गांव और शहर का चित्र हमें दिया गया है। हम डिबेट करने बैठे तो कई घंटों तक हम इस विषय पर डिबेट आराम से कर सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इतनी डिबेट कर पाएँ। तो हमें देखा कि गांव में किस प्रकार से लोग रहते हैं और शहर में किस प्रकार से लोग रहते हैं, और साथ में हमने उनका स्वाध्याय अभ्यास मौखिक रूप से देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 भरत देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।